तो भाई देखो यूएस में गर्मी बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। समर स्टार्ट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे सभी लोग बीच पे जा रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ जाने का, बट अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है बीच पे जाने का फ़िलहाल के लिए। हाँ, तो मैं क्या कहने वाला था कि अभी की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएस का F1 वीज़ा किस रीज़न से रिजेक्ट होता है। हम लोग मोस्ट कॉमन की बात करेंगे जो कि हमारा होता है 3, लेकिन मैं 5 के बारे में बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली तो मोस्ट कॉमन 3 ही होता है, बट हम लोग इस वीडियो में 5 बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इंट्रो कर लेते हैं इस वीडियो का। सो हेलो एवरीवन, आई होप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सुजय गुप्ता और आप देख रहे हो सुजय गुप्ता यूट्यूब चैनल। और जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि मैं अभी यूएस में रह रहा हूँ। टीवी पारा हुआ तो मैंने यहाँ पे आया है। और भाई यहाँ ये रेड वाली कैमरी जो क्या सेक्सी लग रही है। और ये भाई देखो यहाँ पे कुत्तों के खाने के लिए ये सब खाना पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे इस तरह का फ्रेम होता है, आपको सिर्फ फ़ोटो इसमें लगाना पड़ता है। रेडीमेड फ्रेम होता है और ये 5 बाई साइड तो कि 12 इतना सेंटीमीटर का इतना रुपया पड़ता है। $9 नहीं, ये वाला $9.19। और भाई आप लोग नेपाल से आ रहे हो तो आप लोग मैं भी सोचता था कि यहाँ से बर्तन वगैरह नेपाल से लेकर आओ और यहाँ पे किनो। तो भाई देखो यहाँ पे भी सस्ते सस्ते में मिल जाता है आइटम। जैसे ये देखो, ये स्पून $3.59 और ये पैन अच्छा यहाँ पे थोड़ा महंगा है, बट दूसरा स्टोर में लोगे तो इससे भी सस्ता पड़ जाता है। CVS में थोड़ा कुछ महंगा पड़ता है, बट मेरे घर से यहाँ पे नज़दीक में होता है तो मैं CVS ही आता हूँ। तो अगर आप आ रहे हो तो इट्स अप टू यू। अगर आपके बैग में स्पेस ज़्यादा है तो ले आओ, अदरवाइज़ यहाँ पे ही किन लो। बिकॉज यहाँ पे भी देखो कंपेयर करो तो सस्ता ही पड़ता है। हाँ, लेकिन एक प्रेशर कुकर ले लेना, बिकॉज प्रेशर कुकर यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई रहता है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वो ले लेना और प्लेट ले लेना, बाकी यहाँ पे आके खरीद लेना। एक पेयर सॉक्स का देखो $13.49 है। तो आ रहे हो आप नेपाल से तो नेपाल से लेकर आना ये सॉक्स वगैरह। तो भाई यहाँ पे समर स्टार्ट हो चुका है और मैं इधर आया हूँ स्विमिंग पूल में नहाने। और घर पे ही पास में ही स्विमिंग पूल है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। सो गाइस आज कुछ गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, तो आपने जैसे वीडियो देखा हुआ स्विमिंग पूल में आज कुछ नहाने वहाने गया था। और जब हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो इतना ज़्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो फिर मैंने 1-2 घंटा नहाया, उसके बाद चला गया वापस घर में और 1 घंटा मज़े से सोया हूँ मैं। हाँ, तो आप बात कर लेते हैं पॉइंट की बात से। तो हमारा नंबर 1 में था लैक ऑफ पुअर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में क्या गलती कर देते हैं कि जितना हमने आंसर्स प्रिपेयर किया होता है, हमारा 20-21 आंसर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है। तो हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तब इंटरव्यू में जब देने जाते हैं तो वो अच्छे से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते और एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिनसे लगता है इंटरव्यूअर को कि नहीं भाई इसमें कुछ लोचा है। और वो लगता इवन तो आपका सब कुछ अच्छा है, अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया, आपने आंसर एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो लोग भाई रिजेक्ट कर देते, वीज़ा डिनाई कर देते। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप यूएस वीज़ा का इंटरव्यू जब भी देने जा रहे हो तो क्या करो, सबसे पहले टेक योर टाइम, बी कॉन्फिडेंट, दैन टेक द इंटरव्यू। ये नहीं कि रस में अगर नियरेस्ट डेट मिला है तो नियरेस्ट डेट ले लेने का, नहीं, कुछ गैप रखो आप। जस्ट में अब आज अपने DS-165 मारा, उसके बाद आपने इंटरव्यू चेक किया तो बहुत ही नज़दीक का था, कल परसों या 1-2 हफ्ता में था। आप उसने इंटरव्यू डेट बुक कर दिया, इंटरव्यू देने चले गए। तो वो भगवान पे भरोसा रखना अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो तो फिर लो। और कितना टाइम चाहिए, कितना कॉन्फिडेंस आपको गेन करना है वो आपको खुद पता चला जाता है। तो उस अनुसार से अपना डेट इंटरव्यू बुक करो, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ। भाई यहाँ पे ये गाड़ी ऐसे ही लगा पड़ा हुआ है, तो आकाश में यहाँ पे दिख रही है नहीं, 2 हेलीकॉप्टर पास में ही जा रहा है। पता नहीं, हमेशा इधर हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है, बट ये दोनों देख सकते हो आप कितना का गैप में जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं नंबर पॉइंट्स की, जो कि है हमारा नॉट इंटेंडेड टू रिटर्न टू योर होम कंट्री, जिसको आप ट्वाइस टू योर होम कंट्री बोल सकते हो या इमिग्रेशन एक्ट भी बोल सकते हो। तो वो लोग आपको रीज़न देगा इमिग्रेशन एक्ट, जो कि येलो स्लिप देता है F1 वीज़ा में। मुझे भी वही पढ़ा हुआ था तो मुझे पता है क्यों कैसा और क्यों ऐसा होता है। तो देखो भाई, जब आप एक्सपीरियंस, जब आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई कुछ लोचा है कि आप वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कंप्लीट करोगे और यहीं पे रह जाओगे। तो उनको आंसर में कुछ ऐसा वाली वाइब नहीं देने चाहिए जिससे लगे उनको कि नहीं। अधिकतम बच्चे यही करते हैं कि यहाँ पे ही सेटल होने आते हैं, बट उनको मत बोलो कि हाँ मुझे रिटर्न नहीं आनी है। इसीलिए
अपना कुछ ऐसा आंसर ऐसे तरीके से प्रिपेयर करो जिससे उनको लगे कि ये आपका सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन होने के बाद आप रिटर्न आओगे, और वो सर्टिफिकेट और जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे नेपाल में। आपका चॉइस टू योर होम कंट्री क्या है, किसी का उसका फैमिली बिजनेस होता है, किसी का इनफ लैंड होता है, किसी कोई का फैमिली का एक ही बच्चा होता है तो उन्हें फैमिली का टेक केयर करना पड़ता है। ये सब कॉमन रीज़न था। इस तरीके से उनको ये फील देना पड़ता है कि हाँ भाई तो आपका नेपाल में बहुत सारा स्कोप है, और वो सर्टिफिकेट लेकर आप नेपाल आओगे और उनको यूज़ करके आप कुछ आगे बढ़ोगे, लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। तो इस तरीके से आपको आंसर दो कि हाँ उनको कुछ तो पता नहीं लगेगा कि हाँ वहाँ पे जाके आप सेटल होने वाले हो। बिकॉज जो स्टूडेंट वीज़ा F1 वीज़ा होता है वो नॉन इमिग्रेशन वीज़ा होता है। नॉन इमिग्रेशन वीज़ा का सिंपल सा फंडा है, आओ अपना काम करो और रिटर्न हो जाओ, ऐसा सीन होता है। बट मैंने शॉर्टकट में समझा दिया। और भाई इधर का ये आर्किटेक्चर देखो, ये वाला मेरे को पसंद आ रहा है। ये पता नहीं आपको इसमें उतना अच्छा दिख रहा है नहीं, और भाई ऑस्ट्रेलिया में ये जो लॉन होता है ना, वो लॉन को बहुत टेक केयर करता था, बट यहाँ पे कोई ऐसे ही छोड़ देते भाई। ये जो सैंडियागो था वो पहले मरुभूमि था, डेजर्ट था, बट ये मेक्सिको का एरिया था। बट US गवर्नमेंट ने बाद में इसको खरीद लिया। क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, वो सब बाद में बात करेंगे। अब आता है नंबर 3 हमारा लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जो आपका स्पॉन्सर है उस स्पॉन्सर का आप इतना डॉक्यूमेंट्स फेस करो। खैर में वो कोई भी पेपर नहीं मांगता है, ठीक है, वीज़ा इंटरव्यू में, बट स्टिल ले जाओ। बट मांगेगा कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ आंसर में डिपेंड करेगा कि हाँ कैसा है, क्यों है। इतना अच्छे से समझा दो उनको कि लगेगा हाँ आपके पास इनफ फंड है आपको सपोर्ट करने के लिए। कोई एजुकेशन लोन भी लेता है, कोई 1 डे बैलेंस करता है, कोई 6 महीने का दिखाता है। तो आप उनसे पूछोगे कि US का जो 1 डे वीज़ा, 1 डे बैलेंस होता है वो रिस्की होता है या नहीं रिस्की होता है। तो भाई देखो, मैंने जो किया था वो 1 डे बैलेंस रख के किया था, ठीक है। काफ़ी सारे 1 डे बैलेंस रख के करते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई तो एजुकेशन लोन भी ले लेता है। तो 50-50 का चांसेस रहता है। अगर आपका 6 महीना का है तो वेल एंड गुड, बट 3 महीना का है तो वो भी वेल एंड गुड। लेकिन 1 डे बैलेंस का है तो 50-50 का असर पड़ता है। खास उतना डिपेंड भी नहीं पड़ता, अगर आपने आंसर अच्छे से दे दिया तो उतना खास फ़र्क पड़ता ही नहीं। तो हाँ, मेरा भी था जो 1 डे ही बैलेंस था। मैंने जब F1 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, और कुछ इस तरीके का सीन होता है कि F1 हाथ धो के मेरा, हाँ, तो कुछ इस तरीके का सीन होता है कि अगर आप पैसा शो करा रहे हो तो 60 लाख शो करा रहे हो, तो आपका पूरा टोटल खर्च होने वाला है 40 लाख। और तो 40 लाख खर्च होने वाला है तो 20 लाख एक्स्ट्रा दिखाओ, ताकि लगे हाँ इनके भाई यहाँ पे बुक्स पढ़ने के लिए ये रखा हुआ है, ये कम्युनिटी बुक शेयर है। हाँ, तो ऐसा बात है, समझ रहे हो ना। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 40 लाख का है तो 60 लाख शो कराओ, 80 लाख भी शो नहीं कराओ। बिकॉज उनको शंका होने लगेगा कि हाँ जब इतना ज़्यादा फंड है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गया, कुछ अच्छा और से अच्छे यूनिवर्सिटी में चला जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझो और कुछ ऐसा करो। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 की, जो कि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करते हो ना, तो कुछ सस्पिशियस होता है। अब फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, अलग सा सब्जेक्ट ले लिया अलग से यूनिवर्सिटी में, तो उनको पता लगेगा भाई जब इसका इतना अच्छा मार्क्स है तो फिर ये इससे बड़े वाला कॉलेज में क्यों नहीं गया, बड़े वाला यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गया, ये में क्यों गया। तो आप वो देख लेना कि उसका जो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो उसका रैंक कितने लेवल पर आता है, और वो उसका क्या कैसा सीन है, फीस कितना है आपको। हाँ, स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, उतना भी ज़्यादा नहीं करता बट करता है आपको। मुझे भी कितना 7,000 का स्कॉलरशिप मिला हुआ था, तो उन लोगों ने पूछ रहा था कि तुम्हें 7,000 की स्पॉन्सरशिप मिली, वो कैसे मिला, स्कॉलरशिप वो कैसे मिला। तो मैंने बताया था कि मेरा मार्क्स अच्छा था इसलिए उसने 7,000 की स्कॉलरशिप दी थी। तो उन्होंने बोला ओके। तो हाँ, आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो खुद से रिसर्च करो, पूरी काउंसिल पर डिपेंड मत जाओ कि ये बोल रहा है तो यही सही है और वो बोल रहा है तो वही सही है। खुद का भी रिसर्च करो, खुद का भी देखो, वैसा सीन होता। मैंने जब मेरा अपना वो बात था तो मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया था, पता लगा था। बट इसी में ना मेरा अर्गन्स स्टेट यूनिवर्सिटी था, जो कि काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी, उसमें फीस लग भी जाता है, बट स्टिल कहते हैं ना कि अगर जब आपके नसीब में जो होगा वही मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेहनत करेंगे, उस तरीके पे से करेंगे ताकि हाँ बाद में कुछ हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि हमारा नंबर 5 है, लैक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, और उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा जो आपको पता ही नहीं है, तो उसका आंसर ही मत दो, ठीक है। सीधे बोलो आई डोंट नो अबाउट दिस बट व्हेन आई गो टू होम आई विल रिसर्च अबाउट दिस, कुछ इस तरीके से आंसर बोलो। और सीधे बोलो कि मुझे पता तो नहीं है बट आई गेस, आई डोंट नो स्पेसिफिकली अबाउट दिस बट आई गेस, ऐसा बोलो। हाँ, और ऐसा कुछ ऐसा भी बोल सकते हो, आई हैवंट लुक्ड एट इट एट द मोमेंट बट व्हेन आई गो बैक टू माई रूम आई विल रिसर्च अबाउट इट, कह के बोलो, ठीक है। ऐसा करो ताकि हाँ उसको भी पता लगे कि आप कितना जेन्यून हो, कितना जेन्यून बंदा हो। तो कुछ इस तरीके से आपका वीसा में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और वो देखो भाई, इधर का जो एरिया है ना, क्या सेक्सी एरिया है भाई, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मैंने। हाँ, और एक और बात, जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था वीडियो कॉल, तो वो मुझसे पूछ रहा था, मैं देखता हूँ एक ही घर में 2-3 कार क्यों होते हैं वहाँ पे, बिकॉज एक कार है, यूजुअली एक ही कार होता है ना, बट वहाँ पे 2-3 कार क्यों होते हैं। अब जैसे देखो, मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, इस घर में अभी भी 2 कार है, एक ये इधर है, एक उधर है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक ही घर में 2 कार क्यों होता है, बिकॉज यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इशू, देखो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इशू इतना ख़राब है ना, इतना बेकार है ना यहाँ का ट्रांसपोर्ट कि आप जॉब पे जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, डू यू हैव योर ऑन व्हीकल, नो, तो आप क्वालिफाई नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो मेरा काम पास में ही था इसलिए मिल गया, बट हाँ यहाँ पे अगर आप दूर काम कर रहे हो तो वो सब पूछेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो मैंने, आप खुद सोच सकते हो, यहाँ आके मेरा 4-5 महीना हो गया, मैंने एक बार भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया। तो आप समझ सकते हो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना ज़्यादा ख़राब है। तो हाँ, कुछ इस तरीके से सीन, इसलिए यहाँ पे 2-3 कार होते हैं। यहाँ भी देख सकते हो आप, 2-3 कार है ही है। तो कुछ ऐसा सीन होता है। अगर आपके घर में 4-5 मेंबर है या फिर 2-3 मेंबर है, हर एक मेंबर के पास होगा। भाई मैं यहाँ घर पे आ गया हूँ, और जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे पता चला कि हाँ, मैंने अभी तक एंडिंग ही नहीं की ब्लॉग्स का। और आप देख सकते हो अभी मैं हमारे बिल्डिंग्स में यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैठने के लिए और पार्टी करने के लिए एरिया दिया होता है, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो लेट नाइट। कुछ इस तरीके का यहाँ पर सीन होता है। और हाँ, ब्लॉग का एंडिंग कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आप सभी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी के लिए टाटा, बाय बाय। और हाँ भाई, मैं यूएस में जब से आया हूँ ना, मुझे एक काम सबसे बेकार लगती है, बट वो करनी पड़ती है। हम सभी जो आते हैं यूएस में करनी पड़ती है, वो बता देता हूँ। ये भाई उधर फेंकने जाना पड़ता है ना, और ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। फिर मैं सोचा था नहीं बताऊँ, फिर भी बता देता हूँ, ये करना पड़ता है भाई। उधर ट्रैश कैन है तो वहाँ पे फेंकना पड़ेगा मुझे। और ऐसा भी सीन है, मैं सिर्फ हम लोग यूनिट में 3 जने रहते हैं, ठीक है। तो पहले हफ्ता मैं फेंक दिया, दूसरे हफ्ता अंकल ने, और तीसरे हफ्ता फिर और दूसरा अंकल ने फेंक देते हैं। तो वैसा होता है, हम लोग डिवाइड करके करते हैं। और रूम क्लीनिंग का भी सीन वैसा ही होता है, तो हम लोग डिवाइड करके करते हैं। इस वीक मैंने किया तो नेक्स्ट वीक दूसरे ने करेगा, वैसा सीन होता है।